Thank you very much, Mr. Piyush Goyal, Minister for Commerce, Industry and God knows how many portfolios, textiles as well. पीयूष गोयल जी, हम इस वक्त दुबई में हैं और आपका बहुत बड़ा एजेंडा है दुबई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ ट्रेड बनाने का, और आज यहाँ पर आप इंडिया पवेलियन भी इनॉग्रेट कर रहे हैं। पूछना चाहती हूँ आपसे पीयूष गोयल जी कि भारत में इस वक्त एक गार्डेड ऑप्टिमिज्म है। Is that the right way of looking at the way the economy and overall business sentiment is? Festival season around the corner, stock markets going up. Do you think this India story at United Arab Emirates is a reflection of that? Because the opposition really doesn't think so. नाविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज दुबई में वास्तव में जो दुबई एक्सपो 2020 शुरू हो रहा है, ये एक पूरे विश्व के लिए संदेश है कि विश्व अब चाहता है फिर एक बार कोविड की महामारी से निकल के कामकाज को नॉर्मलाइज करे। फिर एक बार चाहता है कि हम सब एक दूसरे के साथ तेज गति से व्यापार बढ़ाएं, अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो रूलर्स हैं और भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, दोनों के बीच गत कई वर्षों से जो बड़ा मजबूत संबंध बढ़ा है, उसके रहते उन्होंने भारत को बहुत प्रमुख स्थान दिया है दुबई एक्सपो 2020 में। हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्लॉट मिला, सबसे बड़ा प्लॉट एक मिला अमंग्स्ट द बिगेस्ट प्लॉट्स, वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, और उसमें जी जान लगा के हमने भारत के उद्योग के साथ मिलके, भारत के एक्सपर्ट्स के साथ मिलके, जो भारत की एक उभरती हुई शक्ति है, फिर वो अर्थव्यवस्था हो, हमारा इतिहास हो, हमारा भविष्य हो, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स की काबिलियत हो, स्टार्टअप्स, जिस प्रकार से तेज गति से हमने स्पेस में, न्यूक्लियर एनर्जी में, रिन्यूएबल्स में, सब में एक विश्व में अपना स्थान ग्रहण किया है, इस सब को शोकेस करने का एक बहुत अच्छा साधन मिला है। भारत का आज़ादी के अमृत महोत्सव चल रहा है, यूएई में भी ईयर ऑफ 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं उनके स्थापना के। ये बड़ा अच्छा संजोग है कि इस मौके पे, और कल महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, इस मौके पे आज हम इस पेविलियन का उद्घाटन करेंगे। वास्तव में बड़ा डिजिटली एनेबल्ड टेक्नोलॉजी सैवी पेविलियन बना है। मुझे विश्वास है आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। आंकड़े जितने आपने गिनाए, मैं उसमें एक और जोड़ देता हूं, निर्यात का। भारत से जो एक्सपोर्ट हुआ है गत 6 महीने में, अप्रैल से सितंबर, 3 महीने कोविड के थे, 3 महीने बारिश के थे। साधारणतः पहले 6 महीने में थोड़ी कम चुस्ती रहती है अर्थव्यवस्था में, उसके बावजूद $197 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है गत 6 महीने में, यानी लगभग 15-15.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट, जो भारत में एक नया इतिहास रचा गया है। तो भारत को आज पूरा विश्व एक मित्र के रूप में, एक विश्वसनीय जोड़ीदार के रूप में देखता है, और मैं समझता हूं ये कोई छोटे संकेत नहीं है, ये संकेत है भारत आगे चल के विश्व शक्ति बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आधारशिला रखी है, वो आधारशिला भारत को मजबूत बना रही है। वो आधारशिला विश्व देख रहा है कैसे रिफॉर्म हो रहा है, कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, कैसे इंटेग्रिटी आई है सरकारी कामकाज में, कैसे व्यवस्थाएं सुधर रही है, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो सरकारी कानूनों को सरल बनाने की हो, कैसे सामाजिक जीवन में साधारण से साधारण आदमी का भविष्य सुधर रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं, पढ़ाई लिखाई का साधन हो, मुफ्त में अनाज दे के कोविड के समय कोई भूखा ना परेशान हो, उसको सुगृत करना हो, किस प्रकार से देश ने सब महिलाओं को शौचालय इज्जत घर दिया। मैं गिनाते जाऊं तो आपकी पूरी स्पीचिंग खत्म हो जाएगी, पूरी इलेक्शन स्पीच हो जाएगी, ऐसे लगेगा हम 2024 में हैं। नाविका जी, ये वास्तविकता है, ये काम हुआ है 7 साल। आपने कहा वास्तविकता है, लेकिन आपके जो विरोधी हैं
उनका कहना है कि इससे बुरी हालत अर्थव्यवस्था की पहले कभी नहीं हुई. द इकोनॉमी वॉज नेवर इन सच डोल्ड्रम्स. Many people have raised many issues, but they say that the BJP and the government is an event management organization. आप events करते हैं लेकिन असलियत में कुछ लोगों की जिंदगी में बदलता नहीं. मुझे लगता है जब देश की हर महिला को अपने घर में कुकिंग गैस सिलेंडर मिला, कनेक्शन ये 2019 की स्टोरी है. जब हर व्यक्ति को इस कोविड की महामारी के बीच में भी सीधे खाते में पैसे मिले, महिलाओं को पैसे मिले, गरीबों को पैसे मिले, पूरा कामकाज चला अधिकांश समय तक, जिस प्रकार से इतनी बड़ी महामारी, और हमारा देश को इतना समृद्ध देश नहीं है कि हर एक चीज सरप्लस में हो. ऐसी परिस्थितियों में आप जो विषय ले लो, ऑक्सीजन ले लो, जो हमने यूएई से इंपोर्ट किया था, 900 टन से 9000 टन तक भारत में बना. मैडम, 900 से 9000, 10 गुना इंक्रीज दुनिया में किधर नहीं हुआ. थोड़ा हमने विदेश से भी लाए, वो हमारी समझदारी थी कि हमने प्लानिंग की कि अगर कम पड़े तो हमारे पास पर्याप्त रहे. लेकिन उसके बाद हमने भी विदेश में भेजा, जहां जहां जरूरत पड़ी. इंडोनेशिया वगैरह में भारत से गया. तो यही तो हमारी ताकत है. इसी ताकत को तो आज विश्व रिकग्नाइज करता है. आखिर आप सोचिए, जब हमारे पास तकलीफ थी उसके बावजूद जो गरीब देश है, जो देशों के पास साधन नहीं है, उनको हमने जो मदद करी कोविड के दिनों में भी, उसको मद्देनजर रखते पूरे विश्व ने तय किया कि भारत के ऊपर जब संकट आया, पूरे विश्व ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं. पूरी सप्लाई चेन वैक्सीन की 150 पार्ट आते हैं अलग अलग जगह से. सब ने तय किया कि हम 100% भारत की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, क्योंकि ये देश एकमात्र देश है जिसने दूसरों की चिंता की. वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के बात को उन्होंने कार्यान्वयन करके दिखाया. तो आप कह रहे हैं कि वैक्सीन मैत्री की वजह से आपकी दुनिया में कदर बढ़ी और लोगों ने भी आपकी मदद करी. कदर बढ़ना हमारी कदर नहीं, भारत की कदर बढ़ी, भारत के एक एक नागरिक की कदर बढ़ी. और उस छोटे जेस्चर के कारण आज हम 30 करोड़ वैक्सीन अक्टूबर में बनाएंगे. 30 करोड़ की सप्लाई चेन, पूरे रॉ मटेरियल्स सुनिश्चित क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने देखा ये एक विश्वसनीय देश है. संकट के समय कोई खड़ा होगा तो भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विश्वास है कि वो दुनिया की चिंता करते हैं, इसलिए दुनिया ने भारत की चिंता की. तो दुनिया विश्वास करती है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर. आप अपने विरोधियों को कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि आपके विरोधियों ने बहुत कुछ कहा, और ये आम आदमी ने भी देखा कि सेकेंड वेव में हमारी हालत चिंताजनक थी. हमने सिचुएशन को संभाला, पर उसमें समय लगा, 3-4 हफ्ते लगे, बहुत लोग मरे. लेकिन विरोधी ये भी कहते हैं कि प्लानिंग या आपने एंटिसिपेशन सही नहीं की थी. आप इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि कदर हमारी नाविका जी, सबसे पहली बात तो विरोधी कौन है और क्या है वो बताइए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है कौन किधर है, किधर खड़ा है. ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं. आप जानते होंगे अपने विरोधियों को. वो तो एक विरोध फॉर द सेक ऑफ विरोध तो उनको करना है, उस सीमा तक ठीक है. बाकी इसमें कितनी समझदारी है. आखिर अर्थव्यवस्था को ले लीजिए. कोविड की महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तकलीफ पहुंचाई. भारत में भी थोड़ी तकलीफ आई है, लेकिन उसको कह देना कि सबसे कमजोर है क्योंकि बीजेपी शासन में है, मतलब ये तो बहुत ही अजीबोगरीब सा समझदारी दिखाई जा रही है इसमें. पर मैं इसलिए समझता हूं कि उसका काउंटर देना मुझे आवश्यक नहीं है. देश की जनता बड़ी समझदार है, वो सब जानती है. रही बात भारत के जिस प्रकार से हमने पॉलिसीज बनाई है, जिस प्रकार से हम तैयार कर रहे हैं देश को, जो एक देश में आज वातावरण है कि चीज़ों को सरल करना, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नमेंट देना, ईमानदार सरकार देना, ये सब जनता इसको महसूस कर रही है, देख रही है. और मेरा मानना है कि कोविड के समय भी, आखिर कोविड ने किसको नहीं छोड़ा. केरल मॉडल के ऊपर तो बड़ा फक्र था ना. आपने तो 6-8 महीने तक रोज टीवी पे यही बताया, केरल मॉडल में ये है वो है. आज पूरा देश ठीक हो गया. केरल में आज तक 15,000 केस हो रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कोविड महामारी ऐसी है जिसमें कोई ज़्यादा एरोगेंट भी नहीं होना चाहिए, और एक ईमानदारी से जितना हम कर सकते हैं
वो करना चाहिए। हमने उससे ज़्यादा करने की पूरी मेहनत की। शायद विश्व में और कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता नहीं होगा जो सुबह 6 बजे भी फोन करके रिपोर्ट ले लेता है कि रात भर क्या हुआ, और रात को 1 बजे पूछता है क्या रहा दिन भर का, अगले दिन के लिए क्या प्लानिंग है, और बीच में दिन में 3 बार कि एक अस्पताल की भी खबर आई कि तकलीफ है तो भाई इसकी चिंता करो। इस प्रकार का संवेदनशील नेतृत्व भारत के लिए गर्व की बात है। पीयूष जी, आपने कहा यूएई के साथ नए संबंध बन रहे हैं और ये जो पवेलियन है ये बहुत अच्छा लोकेशन दिया गया है। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये लेगेसी है, बाकी देश आएंगे 6 महीने बाद इस पूरे एक्सपो से चले जाएंगे, लेकिन भारत का पवेलियन रहेगा। एक तरफ ये कॉन्फिडेंस है, दूसरी तरफ यूएई ने कई बार ओआईसी नेशंस में एक पोजीशन ली है, और मैं समझती हूँ कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र कभी भी वैक्यूम में नहीं चलता, वो हमेशा स्ट्रेटेजिक टाई-अप्स के साथ चलता है। हाल ही में तालिबान, चीन के साथ जो हमारी इश्यूज हैं, इसके मामले में यूएई का क्या रवैया रहेगा? Is trade a way to get some amount of support from the UAE at a time when Taliban is actually supported by the UAE but is a problem for India? देखिए, अफगानिस्तान विषय एक अलग टीम और वो बड़ा अलग प्रकार का विषय है जिसपे हम सब ने दखल अंदाज नहीं देना चाहिए। एक टीम उसको हैंडल कर रही है, वो उसके हिसाब से कर रहे हैं। मैं इतना जरूर कह दूं कि डॉक्टर जयशंकर, हमारे सम्माननीय विदेश मंत्री, और मैं, हम दोनों का मानना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम दोनों ने सोची समझी रणनीति बनाई है कि अर्थव्यवस्था और अर्थ से जुड़े विषय अपने पांव पे खड़े हों और डिप्लोमेसी अपने पांव पे खड़े हो। हमें डिप्लोमेटिक कारणों से अपनी अर्थव्यवस्था को कोई चोट नहीं पहुंचानी है, और अर्थव्यवस्था कोई आपके डिप्लोमेटिक रिश्तों में फर्क नहीं कर सकती। तो फिर चाइना के साथ हमने रिश्ते करवे क्यों किए? क्यों हमने इंपोर्ट्स में कमी की? क्यों हमने उनके एप्स बैन कर दिए? देखिए, दोनों चीज एकदम अलग है। हमने उनके इंपोर्ट्स में कोई कमी नहीं की है, कोई रोक टोक नहीं लगाई है। जो नॉर्मल चल रहा था, आज देश में वातावरण ऐसा बना है कि लोगों में आत्मनिर्भर होने की एक चेतना जगी है। उसके कारण अगर लोग कुछ कम खरीदें वो एक बात है। दूसरा, हम चीजों की गुणवत्ता पे बहुत फोकस कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता ला रहे हैं कि भाई जो सामान लो अच्छा लो, अच्छी क्वालिटी का लो। अगर उसके कारण कोई चाइना से कम ले रहा है वो तो लोगों का निर्णय है। आप बताइए, कोई हमने एक भी निर्णय लिया हो कि कोई चीज हम इंपोर्ट नहीं करेंगे चाइना से, एक भी आपको कारण नहीं मिलेगा। रही बात ऐप्स की, ऐप्स के साथ सुरक्षा का विषय जुड़ा हुआ था। ऐप्स के साथ आप जानती हैं कि कई गंभीर ऐसी चीजें सामने आई थी जिसके कारण उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा, और मैं समझता हूं वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन जरूरत के हिसाब से लिया गया था। उसका हमारी अर्थव्यवस्था या हमारे आर्थिक संबंधों से कोई संबंध नहीं है। रही बात यूएई की, यूएई और हमारी मित्रता तो सदियों पुरानी है। एक जमाने में यहाँ कहते हैं रुपया चलता था, और हमने उनसे बहुत सीखा। 30 साल तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था जब तक मोदी जी 2015 में नहीं आए। वो तो फिर आपको वही विरोधियों से पूछना पड़ेगा जिन्होंने उन दिनों में शासन किया। पर खैर, हम उन बातों में नहीं विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गत 7-7.5 वर्षों में विश्व के हर देश के साथ, हर नेता के साथ एक मित्रता का भाव दिया, जिस प्रकार से दोस्ती बनाई, और वास्तव में मैंने तो डॉक्टर थनी, मेरे जो काउंटर पार्ट है यहाँ कॉमर्स के मिनिस्टर, उनसे बात करते करते हमें शब्द कम पड़ रहे थे एक दूसरे को का रिश्ता समझाने को। तो फाइनली ये भी हो रहा था कि हम बड़ा देश हैं, वो छोटे देश हैं, आर्थिक स्थिति में इनकी ज़्यादा मजबूत हालत है पर कैपिटा। तो हमने तय किया, ओके लेट अस बिकम ट्विन ब्रदर्स। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही रिश्ता आज विश्व में ढेर सारों देश के नेताओं के साथ, उनके सरकारों के साथ बनाया। आज जब प्रधानमंत्री क्वाड में बैठते हैं, आज जब यूएस का प्रेसिडेंट कहता है कि एक नया अध्याय लिखा जा रहा है भारत और यूएस के रिश्तों में, जब स्कॉट मॉरिसन जी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा करते हैं और उसके 3 दिन 4 दिन बाद उनका ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर भारत आता है
और एक ही सिटिंग में, जैसे आप और मैं बैठे हैं, एक बार हमने बैठ के पूरे कॉन्टूर्स, एक एफटीए के भी और एक इंटरिम एग्रीमेंट जिससे व्यापार जल्दी बढ़ सके, दोनों को तय कर लिया। जिस प्रकार से वो सीधा एक प्रपोजल लेके आते हैं कि भारत की कंपनियों पे जो आज $250 मिलियन 1400-1500 करोड़ इनकम टैक्स लगता है आईटी कंपनीज पे ऑस्ट्रेलिया में, जो हमें लगता है ठीक नहीं है, उसका एक हल लेके आते हैं, एक समाधान लेके सबसे पहले मुझे हाथ में देते हैं। जब ये सब चीजें होती है तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्वाड होता है तो साथ में एक ऑकस भी होता है, रिवाइवल, इसमें आपको कहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नजर ना, क्योंकि वो एक अलग प्रकार की ग्रुपिंग है। ऐसे तो ग्रुपिंग्स दुनिया में अलग अलग चलती है। आसियान एक ग्रुपिंग है, हमारा साफ्टा एक ग्रुपिंग है। अब हर ग्रुपिंग में हर एक व्यक्ति, हर एक देश नहीं होता है। पीयूष जी, आज सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है, एक एडवर्टीजमेंट आया यहीं का, आपके पवेलियन इनॉग्रेशन का, और उस पवेलियन इनॉग्रेशन में कहा गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर पीयूष गोयल। तस्वीर लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि पीयूष गोयल जी ऐसे दिखते हैं। तो नाविका जी, जब घर में बड़े होते हैं, जब हमारे परिवार में जो मुखिया होता है घर का, हमें उनसे आशीर्वाद मिलता है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ जितना उन्होंने दुबई एक्सपो को व्यक्तिगत तौर पे जितनी चिंता की है, जितना उन्होंने हमें गाइडेंस दिया है, जितनी बार उन्होंने रिव्यू किया, वास्तव में इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज कंसर्न कि भारत की छवि, जब देश, दुनिया के 190 देश के लोग आएंगे, अनुमान है 2.5 करोड़ लोग आएंगे, और ये सब या तो बड़े उद्योग या व्यापार जगत से जुड़े होंगे, स्पेंडर्स होंगे, निवेशक होंगे। जब वो आके यहाँ पे देखे तो भारत की क्या छवि देखेंगे। तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से पूरा काम हुआ है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो भी आए दुबई, पर्याप्त मौका देख के हमने उनसे कहा कि उनका भी समय मिले, उनको भी हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे। आज मेरे ऊपर जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी कि मैं आके उद्घाटन करूं, तो मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उद्घाटन कर रहा हूं। मुझे इसमें कोई गलत नहीं दिखता। तो ये सोची समझी नीति थी ये करने की, या लोगों का सवाल है? सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे आपकी पार्टी, आपकी सरकार बहुत विश्वास रखती है, देखती है, सुनती है, चैटर है। नाविका जी, कुछ लोगों का तो काम ही है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। पीयूष जी, सवाल एक और पूछना चाहती हूँ जिससे मैंने शुरू किया था कि अर्थव्यवस्था, द इकोनॉमी, आर द फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग? बिकॉज when after a budget is announced by the finance minister, markets go down, people say don't look at the market, it's not a reflection of the economy. But when today the stock market is going up, has breached the 60,000 unprecedented height, everybody is saying because the economy is strong, the markets are going up. माफ करिए नाविका जी, ये आप कहते होंगे, अर्थशास्त्री कहते होंगे, प्रधानमंत्री जी ने एक बार अर्थव्यवस्था की जिक्र करते हुए कभी स्टॉक मार्केट की जिक्र नहीं की। मेरे मानने से सरकार के कोई वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री ने स्टॉक मार्केट के मापदंड पे अर्थव्यवस्था सुधरी है ऐसा कभी नहीं कहा। हमने क्या कहा है कि कोविड के महामारी के बावजूद हम संभाल पाए, हम रिवाइव कर पाए। दूसरी वेव के बीच में हम $197 बिलियन का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर पाए। $625 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी भारत ने कल्पना ही नहीं की थी नाविका जी। कभी हमने ये नहीं सोचा था कि ब्याज के दर इतने कम रह सकते हैं इस देश में। आज कोई बिजनेसमैन को, व्यापारी को, उद्योगजक को, कोई छोटे से छोटे व्यक्ति को पैसे की कमी नहीं आती है, लिक्विडिटी पर्याप्त है। कोविड महामारी के बीचम बीच 26-27 यूनिकॉर्न भारत में पैदा होना, आज भारत तीसरा स्टार्टअप कैपिटल है वर्ल्ड का। हम इन चीजों की बात करते हैं, हमने स्टॉक मार्केट की कभी बात नहीं की। अब इन सब कारणों से अगर स्टॉक मार्केट ऊपर है, लोगों को दिख रहा है कि भविष्य भारत का उज्जवल है, तो वो उनका निर्णय है। कौन निवेश किसमें क्या करता है, उसमें हम सरकार कभी दखल अंदाज नहीं करती। पीयूष जी, फेस्टिव सीजन आ रहा है, त्योहारों का माहौल है, कुछ तेजी मार्केट्स में देखी गई है।
are you convinced that this recovery and a little bit of an upswing in sales, in consumption that is happening, is something that will continue over the next few months, or are we still living under the shadow of a third wave threat? Navika ji, I don't think there is anybody who has been able to predict this entire COVID story. This has been from day one pretty much a surprise of what's happening. Did you predict Kerala would be the bad spot today? Are you aware that the US still has 150,000 cases a day? Today, I don't know today, but let's say at least I know 2 weeks back. The world is going through a severe crisis. Japan ran out of oxygen. Relatively, we were able to do a much better job. I'm just saying this because, to my mind, no country in the world was prepared for this kind of a situation. We more so, we have 1.3 billion people. 130 करोड़ लोगों का देश. इतनी कोई समृद्धि नहीं हो गई है. आखिर 60 साल तक तो एक ही परिवार ने देश चलाया. तो इतनी समृद्धि कर देते तो शायद इतनी तकलीफ नहीं आती आज. पर मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूँ. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइट भी नहीं होना चाहिए और डरने की भी बात नहीं है. आखिर हम 25-30 करोड़ हर महीने वैक्सीनेशन दे रहे हैं. इस महीने के आखिरी तक लगता है कि पहला डोज तो हर इच्छुक एडल्ट का हो जाएगा. बाय डिसम्बर एट द रेट एट विच वी आर गोइंग, country will be double vaccinated, all adults. Simultaneously for the children, vaccines are under testing. We will be the only country with 6 vaccines. The first nasal vaccine, DNA vaccine, RNA vaccine. I mean, we have shown to the world India's prowess in the medical field, in innovation, in technology, in adapting to adversity, converting adversity into an opportunity. The world is actually looking at India in a way with that old Onida ad, owner's pride, neighbor's envy. तो पीयूष जी, फिर पूर्व वित्त मंत्री मिस्टर पी चिदम्बरम, वो कम से कम आपसे इम्प्रेस नहीं है. उनका कहना है कि आपकी ये जो नई स्कीम है, मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड पब्लिक एसेट्स की जो मोनेटाइजेशन स्कीम है, दिस इज वंस अगेन द सेम. I remember when I started journalism, 1990-91, selling the family silver, selling the family gold. वो डिबेट वापस रिवाइव हो गई है इकोनॉमी में, और वो कह रहे हैं आप सब कुछ बेच रहे हैं, एंड नॉट ऑन द प्रिंसिपल्स विच आर साउंड फाइनेंशियल एंड नेशनल प्रिंसिपल्स. ऐसा है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना है तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. हमने हमारे गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को और सुविधाएं पहुंचानी पड़ेंगी, उनका जीवन का स्तर सुधरे. हम अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के साथ देश को न्यूट्रिशन में, अलग अलग तरीके से लिटरेसी में, हर एक में सुधार करने के काम में लगे हुए. ऐसी परिस्थिति में 2 तरीके हैं, रादर 3 तरीके हैं. एक है कि हम टैक्स बढ़ाएं, जो मुझे लगता है आज के दिन बहुत अक्लमंदी की बात नहीं होगी. मिडिल क्लास जो आपकी पार्टी थी वो तो किसी का भी टैक्स बढ़ाने की बात नहीं. हम तो चाहते हैं कि और निवेश आए भारत में और लोग भारत में अच्छी कमाई करें. दूसरा तरीका है फिस्कल डेफिसिट बढ़ाओ और लोन लेते रहो. वो लोन का बोझा भी तो आखिर देश के ऊपर, देश की जनता पे पड़ता है. पर जितना इतने सालों में जो संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, लोगों का ही पैसे से ये एसेट्स खड़े हुए हैं, लेकिन क्या ये एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं? आप बताइए. आप देखती हैं आपके चारों तरफ सरकारी कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है, दोनों का मुनाफा देख लीजिए. सरकारी व्यवस्था भी है, प्राइवेट भी व्यवस्थाएं अलग अलग, उनका हिसाब किताब देख लीजिए. एक बंधन में काम होता है, अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां होती है. एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिस्टम्स बैठ गए हैं जिसको आप ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते हो. आप क्वालिटी पे बल नहीं दे सकते हो, आपको L1 के हिसाब से ही चीजें तय करनी. इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मोनेटाइजेशन में कुछ बेचा नहीं जा रहा है. माननीय निर्मला जी ने कई बार ये स्पष्ट कर दिया है, ये फाइनेंसिंग मॉडल है. और मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर के नाते आपको बोल सकता हूं, इट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस ऑन एसेट्स दैट बिलोंग टू इंडिया, विल रिमेन विद इंडियंस एंड विल कंटिन्यू टू बी ओन्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. पर एक फाइनेंसिंग मॉडल जिससे
बिना ब्याज का बोझा सरकार के ऊपर डाले। हम पैसा ले सकते हैं 10, 20 साल, 30 साल, जो भी पीरियड है, जिस पीरियड के लिए एसेट दिया जाता है, उस पीरियड में व्यक्ति उसको एफिशिएंटली चलाए, जिससे खर्चा भी कम हो, जिससे लोगों को सुविधा अच्छी मिले, और उसमें उस पीरियड के लिए हमें पैसा मिल जाता है जो हम देश की सेवा में लगा सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में रख सकते हैं, टैक्स को नियंत्रण में रख सकते हैं। अगर समझदारी का काम हम कर रहे हैं, उसमें उनको ईर्ष्या होती है। मुझे पता नहीं कहां से। So you're saying P. Chidambaram is jealous? अब वो आप उन्हीं को पूछ सकते हैं उनको क्या दिक्कत है। आपने कहा उनको ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या हो रही है कि हम समझदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने जो समय था उसमें देश को एक फ्रेजाइल फाई इकोनॉमी बना दिया। उनका जब समय था तब क्या हालत थी देश की अर्थव्यवस्था की, वो पूरे देश ने देखी है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन, हमारे तो पूरे 7.5 साल को ले लीजिए, हमारी महंगाई एवरेज 4-4.5% पे है। हमने कभी 12-13%, 14% तक महंगाई नहीं जाने दी। हमने कभी देश को इस प्रकार से, कोविड का एक वर्ष तो एक विशेष वर्ष था, हमने कभी नॉर्मल वर्ष में फिस्कल डेफिसिट को 6.5% पे नहीं जाने दिया, उल्टे कम किया लगातार। माननीय अरुण जेटली जी के समय हर वर्ष कम किया। हमने कोई 1.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स नहीं खड़े कर दिए, लोगों को भ्रमित करके ऑयल बॉन्ड्स का बोझा सरकार पे डाल दिया। तो मैं समझता हूं कि उनकी अपनी सोच थी, काम करने का ढंग था, उसका भुगतान देश आज तक कर रहा है। उसके कारण लोगों ने उनको घर बिठा दिया। उन्हें लगा कि शायद वो हमने गलती की और सुपर स्मार्ट है, तो एक कोई नई नई स्कीमों की बात की जनता के सामने, लेकिन विश्वसनीयता कहाँ थी? जनता को पता था कि बेवकूफ बनाने के इनके प्रोजेक्ट्स हैं। ये पता था कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, डिलीवर करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में बिलीव करते हैं और एक ईमानदार सरकार चलाते। तो 272 की 303 सीटें कर दी। तो ये तो जनता देख रही है, समझ रही है, और आस्ते आस्ते तो आप देश भर में देख रहे हैं कि सभी जगह लोग उनके ऊपर विश्वास खो बैठ रहे हैं, उनके खुद के लोग ही विश्वास खो बैठ रहे हैं। आप 2019 की बात कर रहे हैं, 2.5 साल गुजर चुके हैं, शायद कहीं कहीं लोगों का मन बदला है। बंगाल का ही चुनाव देख लें, पर मैं चुनावों में नहीं जाना चाहती। मैं जाना चाहती हूँ अर्थव्यवस्था पे जो आपने कहा, और आपने कहा आप FDI देश के अंदर लाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर पांचजन्य का जो एक आर्टिकल था जिसमें वो कहते हैं कि अमेज़ॉन इज़ लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, आप एज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर इस सोच से सहमत हैं? जरा भी सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने वो आर्टिकल लिखा, एक प्रकार से जो मैंने भी वो आर्टिकल देखने की चेष्टा की, उसमें एक संकलन किया है, अलग अलग रिपोर्ट्स जो आई हैं अभी तक, उस सबका संकलन करने की कोशिश की गई है। और मैं इस प्रकार की एनालॉजी ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह इससे टोटली बिलीव नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ और ज़्यादा गहराई से इसको स्टडी करके उन्होंने लिखना चाहिए था। ये इस प्रकार से आरोप लगा देना किसी के ऊपर, और अमेज़ॉन हो कोई हो, किसी के भी ऊपर, मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। पूरी छानबीन करना, उस पर अगर कोई गलत काम हुआ है तो उस पर एक्शन लेना, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो बातचीत करना, ये काम सरकार का है, हम करते हैं। लेकिन गलत फहमियों के आधार पे गलत आरोप तो मैं सर्टनली समझता हूँ किसी भी मीडिया हाउस ने नहीं, या किसी भी मीडिया आउटफिट ने नहीं। पर पांचजन्य RSS का माउथपीस माना जाता है, और RSS बीजेपी की क्या कह सकते हैं, गुरु पदवी रखती है। तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या RSS का प्रेशर है? बिकॉज this is also bolstered by one of your earlier statements where you had said that Amazon is not doing a favor to India by bringing in investments into India. They're trying to recover their own losses. You have raised 3 issues. I'll answer all 3 of them. First of all, RSS has already said it a few days ago that कहना कुछ और होता है, पीछे कुछ और भी। Panchajanya is not our mouthpiece, and I think I respect what they have said. They have clarified the position. Panchajanya is an independent media organization. They are running their own show. So please kindly don't consider that as any necessarily a reflection of what the RSS thinks. And I can say it on record that
whatever is said and written there is not the RSS thinking or philosophy necessarily. Point one. Point two, RSS से हम सबका संबंध है, इसे मुझे स्वीकार करने में कोई हेजिटेशन नहीं है. मैं खुद RSS का स्वयंसेवक हूँ और RSS ने जितना मुझे सिखाया है, जो देशभक्ति मुझे सिखाई है, जो ईमानदार व्यवस्था में काम करने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया है, जो संस्कार मेरे में डाले, मैं उस पर गर्व करता हूँ. मुझे उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है. हम रिस्पेक्ट करते हैं हमारे RSS के लीडर्स का और उनसे हमने बहुत सीखा है, पाया है. माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं RSS के प्रचारक थे, तो इसलिए RSS एक देशभक्त संस्था है, देश हित का काम करती है, देश के लिए जीने मरने के लिए हमें प्रेरित करती है. और रही बात तीसरी, वो तो बहुत स्पष्ट एक कमेंट एक विषय के साथ जुड़ा हुआ था. उस समय मेरे सामने रिपोर्ट आई थी कि अमेज़न ने लगभग 5,000 करोड़ का लॉस किया था उस साल और उसके आगे पीछे एक साल में 3,500 करोड़ का लॉस किया था. कुल मिला के $1 बिलियन से ज़्यादा लॉस किया था 2 सालों में. तो वो लॉस तो भरना ही पड़ेगा ना. लॉस भारत में करे तो पैसा कहाँ से आएगा, तो उनको $1 बिलियन भेजना पड़ेगा. तो एक व्यक्ति ने एक पब्लिक कार्यक्रम में, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेरे बाजू में बैठे थे, हम चर्चा कर रहे थे कि भाई दे आर फाइनेंसिंग ओनली द लॉस दैट दे हैव इनकर्ड इन इंडिया. तो जब एक प्रश्न पूछा गया तो मैं कहा वो कोई ऐसा, वो व्यक्ति बड़ा चौंधिया गया था कि $1 बिलियन अमेज़न लगा रहा है. तो मैंने कहा कि जरा समझ लो कि ये कोई देश के ऊपर एहसान नहीं है, ये उनका लॉस है, वो लॉस का भरपान कर रहे हैं. तो मुझे लगता है उसमें कोई गलत तो नहीं था. कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी की बैठक हुई, उसमें कहा गया किसानों के मुद्दे डिस्कस हुए. तो क्या अमरिंदर सिंह अब किसानों के नेता और आपको एक्सेप्टेबल हो जाएंगे? इससे तो ये मापदंड रहा तो हर एक को बड़ा चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तो बाघेल जी भी आके मिल चुके हैं. पीयूष गोयल जी, सवाल इस वक्त ये भी है कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, अर्थव्यवस्था भी ठीक हो रही है, एक्सपोर्ट्स पिकअप हो रहे हैं, लेकिन एक इशू है जिसका खामियाजा शायद आप चुनावों में भरेंगे या भर चुके हैं बंगाल में. वो है इशू किसान के बारे में. अब किसान पिछले 9 महीने से मोर्चे पर हैं. आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि अब आप उनकी सरकार पंजाब में डिस्टेबलाइज कर रहे हैं. कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी की बैठक हुई, उसमें कहा गया किसानों के मुद्दे डिस्कस हुए. तो क्या अमरिंदर सिंह अब किसानों के नेता और आपको एक्सेप्टेबल हो जाएंगे? आप उनको प्रॉप अप करेंगे कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए पंजाब में? वैसे तो ये मापदंड रहा तो हर एक को बड़ा चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तो बाघेल जी भी आके मिल चुके हैं. हाँ, उनकी भी थोड़ी डामाडोल है सरकार. मतलब मैं तो आपको गिना सकता हूँ, हर मुख्यमंत्री के साथ हमारा मिलना जुलना तो सभी का लगा रहता है. देश के गृह मंत्री, पर अब तो वो एक्स मुख्यमंत्री, पर एक एक्स मुख्यमंत्री को अगर चिंता है नेशनल सिक्योरिटी की, राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा गंभीर विषय है, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, अगर उनके पास कुछ जानकारी है तो माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी को नहीं देंगे तो क्या करेंगे? मैं समझता हूँ एक व्यक्ति को अगर चिंता है तो हमने उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, या जो व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ किया वो करना चाहिए. हमें तो ये संस्कार आरएसएस या बीजेपी ने नहीं सिखाए, हमें तो इज्जत करने के संस्कार सिखाए हैं. तो रूपानी जी को क्यों निकाला, ये भी सवाल कांग्रेस उठाती है कि रूपानी जी को निकाल दिया, पूरी कैबिनेट बदल दी. आप अगर मुख्यमंत्री बदलते हैं तो मास्टर स्ट्रोक, वो बदलते हैं तो गलत. मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ. क्या हमारी पार्टी से कोई अगर मुख्यमंत्री बदला या कोई व्यक्ति मंत्री नहीं रहा तो क्या उस ऐसा हुआ कि उसने बगावत की हो, पार्टी छोड़ के चले गए हो? कोई भी व्यक्ति, पूरी गुजरात की सरकार में हमने बदलाव किया. आपके यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए वो कुछ बोलते नहीं है, ये कांग्रेस का हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है इसलिए ये नहीं होता है. जहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है और उसकी अगर आपको कोई जानकारी में कमी है तो G23 से पूछ लीजिए कि इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है, क्या नहीं है. आप हेमंत बिश्व शर्मा को पूछ लीजिए कि कहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी है.
मेरे हिसाब से हमारी पार्टी की जो विशेषता है वो यही है कि हम संस्कार से आते हैं, हम देश के लिए कुछ करने के लिए आते हैं, सेवा करने आते हैं। पद हमारे लिए एक मौका है, जिम्मेदारी हमारे लिए एक काम है, और काम क्या किसने कब करना चाहिए ये समय समय पे बदलता रहता है। आप में से याद करिए वेंकैया नायडू जी, प्रमोद महाजन जी, अरुण जेटली जी, सब बड़े बड़े नेता कैबिनेट में थे अटल जी के। पार्टी की जिम्मेदारी निभाने के लिए उनको कैबिनेट से पार्टी में भेजा गया। जगत प्रसाद नड्डा जी इतने वरिष्ठ हमारे मंत्री थे, उनको पार्टी अध्यक्ष बनना था, तो उन्होंने मंत्री पद के कोई लालच नहीं किया। केंद्र में इतना बदलाव हुए, हमारे सब सीनियर मंत्री हमारे मित्र हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका रिस्पेक्ट आज भी पार्टी में वही है। तो यहाँ पे मंत्री पद कोई किसी की खानदानी पुश्तैनी चीज नहीं है, ये काम के आधार पर आप करते हो। जब कोई जिम्मेदारी बदलने का जरूरत पड़ती है, मौका आता है, तो बदलाव होता है। इट इज नो रिफ्लेक्शन ऑन रूपानी जी's वर्क, ही वाज अ फैंटास्टिक चीफ मिनिस्टर। मेरे मित्र हैं, मेरे साथ राज्यसभा में रहे हैं, इतना बढ़िया स्वभाव, इतना तो फिर निकालने की नौबत क्यों आई? उनको अलग जिम्मेदारी, अलग लोगों को जिम्मेदारी मौका मिले। आपने देखा होगा यंगस्टर्स को जो कितना मौका मिला है केंद्र में भी, अलग अलग राज्य सरकारों में। आखिर मेरी भी उम्र देख लीजिए, मुझे इतनी यंग एज में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मृति जी को, धर्मेंद्र जी को, हम इतने सारे मंत्रियों को मौका दिया, सीखने का मौका मिला। अगर कांग्रेस की तरह सोचे कि सिर्फ जो चल रहा है व्यवस्था उसमें कभी बदलाव पर नहीं अमरिंदर सिंह को उन्होंने ओल्ड एज की वजह से हटाया, तो नए नवजोत सिंह सिद्धू को लाए। पर हमने तो कोई टिप्पणी नहीं की, टिप्पणी तो उनके अंदर ही चल रही है। आप बताइए, बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, क्या है वो तो आपस में उनकी टिप्पणियां चल रही है, हम तो बाहर से देख रहे हैं। अमरिंदर सिंह जी अमित शाह जी के पास आए, कोई बयान आया कुछ हमने कहा कि भैया अरे कांग्रेस ने गलत किया, अमरिंदर जी को निकाल दिया? हमने तो कुछ नहीं कहा। उनके अंदरूनी बयानों को आप हमारे गले क्यों डाल रही हो? पर आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त कांग्रेस में चल रहा है, बयान आपने भी सुने हैं, G23 के भी सुने हैं, आउटसाइड G23 के सुने, आप इसे क्या कहेंगे? नाविका जी, ऐसा है, मैं कल रात को 8:30 बजे एयर इंडिया से आया हूँ यहाँ दुबई। तो कल रात को 8:30 बजे और अब के बीच में वहाँ क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है। आपने देखा है, मैं लगातार एक के बाद एक मीटिंग में हूँ। अब ये इतने समय में तो वहाँ क्या हो सकता है, वो तो कल्पना के बाहर है। तो मैं कुछ कमेंट करूं और जो वास्तविकता वहाँ अभी तो आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं कि और 2-4 मंत्री बदल गए होंगे या मुख्यमंत्री बदल गए होंगे? वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, कौन तय करता है, किधर बैठ के तय करता है, किससे सलाह मशवरा होता है, वो तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि काफी रोचक सी स्थिति है। कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से निकाला जाता है, कोई व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बनाया जाता है, फिर वो व्यक्ति अध्यक्ष पद ही छोड़ देता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। बीच में जी हजूर, G23, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। वी आर एट अ लॉस, वी हैव लॉस्ट ट्रैक। तो हमने सोचा है उनको अपना काम करने दो, हम देश का काम करते चले। But do you think at a philosophical level, do you think not having a strong national opposition is good for a country? Because many people, and they've said it many times, that it leads to a certain amount of overconfidence and arrogance in a ruling party, in a ruling government. And if there is no opposition on the other side, it is not necessarily for the betterment of the people. Well, I'm not the right person. I think more experts on politics can comment on it. But we welcome opposition. We respect opposition. Then why do you say Congress Mukh Bharat? May I for a minute? नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत है कि कांग्रेस की सरकारें भारत में ना हो, क्योंकि वो इतना डैमेज करती हैं देश को, प्रदेशों को इतना डैमेज करती हैं, इतना भ्रष्टाचार लेके आती हैं कि वो परेशान हो जाती है। आज महाराष्ट्र की हालत देख लो, आप राजस्थान की हालत देख लो, छत्तीसगढ़ की देख लो। मैं समझता हूं कि कांग्रेस मुक्त भारत देश हित में है और राज्य सरकारों को और लोकल बॉडीज को भी मुक्ति चाहिए कांग्रेस से, और बाकी काम वो अपने आप ही कर रहे हैं, वो उसी दिशा में देश सेवा ही कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस के हमारे मित्र। पर रही बात
हमारे को ओवर कॉन्फिडेंस जरा भी नहीं है। आप देखते हैं प्रधानमंत्री जी कैसे पूरी मेहनत से जियो जान से देश सेवा में लगे हैं। आप देखते हैं किस प्रकार से इतने सारे काम चारों तरफ देश में चल रहे हैं। ये कोई हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट 2-3 ग्राउंड रूल्स बनाए हैं। एक, उनकी सरकार देश के गरीबों की सरकार है, देश के किसानों की सरकार है, देश के मजदूरों की सरकार है, देश के युवा युवतियों की सरकार है, देश के वंचित और पीड़ित की सरकार है, देश के मध्यम वर्ग को एक अच्छा भविष्य देने के लिए सरकार है, देश को विश्व शक्ति बनाने की सरकार है। एक दूसरी, इस देश को ईमानदार बनाना है, इस देश को एक समृद्ध विश्व में जिसकी पहचान एक ईमानदार अच्छा देश जो 130 करोड़ लोगों के जीवन को अच्छा सुधारे, अच्छा बनाए। और हम उस काम में लगे हुए हैं, बिना भेदभाव के देश सेवा कर रहे हैं, बिना भेदभाव के हर एक वर्ग का चिंता करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप चुन के आ गए हो, अब आप 130 करोड़ लोगों की सरकार हो, कोई स्टेट कोई चलाता हो उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है, चुनाव के हिसाब से आप निर्णय नहीं लोगे, देश हित में जो है वो निर्णय लोगे, और वही हम सब दिन रात कर रहे हैं। पीयूष जी, आप एक समय पर नेगोशिएटर थे फार्म लॉज और फार्मर की काफ़ी जो डेलीगेशंस आपको आकर मिलती थी। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि तब से अब तक अ लॉट ऑफ वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज। राइट नाउ देर इज रियली नो मीटिंग ग्राउंड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स। किसान और सरकार की एक तरह से डायलॉग टूट गई है बीच की। आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीच में आके मध्यस्थता कर सकते हैं और ऐसा रोल पॉसिबल है? पहली बात तो नेगोशिएशंस से मैं बाहर हो गया, ये कोई ऐसी जानकारी आई है क्या आपको? नहीं, पहले आप एक्टिवली कर रहे थे, अब आप यूएई में कर रहे हैं, किसानों के साथ नहीं है। उसके बाद तो नेगोशिएशन हुआ ही नहीं है ना। हाँ, बातचीत किससे करें? तो मैं तो आखिरी मीटिंग तक हम लगे रहे, और आज भी माननीय नरेंद्र तोमर जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, सभी लोग बार बार कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी तो कह के थक गए कि भाई हमारे दरवाजे खुले हैं, बात करो, चिंता क्या आपको क्या तकलीफ है, हम सब समाधान करेंगे। हमने बड़े सारे प्रपोजल्स भी भेजे। अब उनके पास कोई विषय नहीं है, ये विषयहीन आंदोलन है। और वास्तव में आप जाके जरा एक चक्कर तो मारिए, कहाँ है आंदोलन? आप बताइए, भारत बंद कहाँ दिखा आपको? भारत सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हो रहा है, कहाँ दिखा भारत नहीं में? पर आए दिन भारत बंद होता है और ट्रैफिक और आम जनता के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है। मैं ये कह रही हूं कि आप भी उनको हटाते नहीं हैं, बातचीत हो नहीं रही। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, कैन कैप्टन अमरिंदर सिंह बी दैट न्यू फेस टू रीस्टार्ट दिस डायलॉग? ऐसा है, आंदोलन के लिए थोड़े बहुत लोग इकट्ठे करने हो तो आप कोई विषय निकाल लो, उतने लोग तो आप इकट्ठे कर ही सकते हो। मैं समझता हूं कि सवाल वो नहीं है, सवाल है कि बातचीत करके जरा बताएं तो सही, आंदोलन किस विषय पे, आंदोलन का समाधान का रास्ता निकाला जा सकता है। और आज भी हमारे द्वार खुले हैं, हमें मध्यस्थता के लिए कोई और आवश्यकता नहीं है। पर अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह आज भी बात करके उनको समझा सके तो हम तो स्वागत करेंगे। वास्तविकता यह है कि इतने ज्यादा लोग हैं उस कमरे में कि उन सबको सहमति बनाना और एक मुद्दे पे लाना, हमने रियलाइज किया कि वो लगभग ना असंभव है, क्योंकि वो इतने लोगों में अगर एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है तो पूरी बातचीत टूट जाती है। तो इतनी मीटिंग करने के बाद आपने राकेश टिकैत को नेता बना दिया और आप कह रहे हैं कि कोई आंदोलन में है ही नहीं। राकेश टिकैत ऐसे स्टेटमेंट्स देते फिरते हैं जैसे नहीं, तो आप जब तक टीवी पे दिखाते रहोगे तो राकेश टिकैत को तो मजा आ रहा है स्टेटमेंट देने में। आप चाहो तो आपके कैमरामैन को आप रोज सुबह और शाम दिखाते रहो टीवी पे, तो ये यूनियन ऑफ कैमरामैन का लीडर बन जाएंगे। तो सब टीवी वालों की गलती होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप दिखाइए, हम तो स्वागत करते हैं। राकेश टिकैत जी टीवी पे आ जाए, उससे हमारे काम में फर्क नहीं, हम अपना देश के काम में लगे हुए हैं। आखिर देश में किसान देश भर में है ना, देश भर में किसान काम कर रहे हैं। आखिर किधर की सब लोग समझ रहे हैं कि उनके हित में, छोटे किसानों के हित में। आखिर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसान को
अपनी उपज का पैसा देते हैं तो उनको आनंद आता है। जब हम उनको बिचौलियों से मुक्त करते हैं आनंद आता है। यही किसान नेता जो यहाँ आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं किसानों की, यही किसान नेता ये कानून डिमांड करते थे। यही राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ जाके मुबारकबाद दी थी जून में जब ऑर्डिनेंस आया था, उनके दफ्तर में जाके दी थी। तो ये तो मौका देख के इन्होंने अपनी मौके पे चौका लगाने की अपने काम चलाई है, कोशिश चलाई है। मुझे लगता है पर्दाफाश हो जाएगा तो यही किसान फिर जवाब देंगे। आज अखिलेश यादव जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और उन्हें ईवीएम पे विश्वास नहीं है और उन्होंने कहा है सपा लाओ ईवीएम हटाओ। तो मतलब वेस्ट बंगाल का चुनाव का भी वो परिणाम जो है उसके बारे में शक कर रहे हैं। अखिलेश जी ने तुरंत ममता जी को रिजाइन करने के लिए कहना चाहिए, मुझे लगता है। ममता जी के तो नहीं, चुनाव मतलब का अगर ईवीएम पे अभी भी उनको शक है तो ये जो सब मिलते जुलते रहते हैं आपस में पहले तय कर ले कि ईवीएम में ठीक है या गलत है। पहली बात पर मुझे बड़ा आनंद आया। इसका मतलब है अखिलेश जी कम से कम घर से बाहर निकले तो सही, अब चुनाव में कुछ रोचक चुनाव बनेगा। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि चुनाव अब तक वन साइडेड था, योगी जी जीत जाएंगे? आपको चुनाव से पहले नहीं, अब भी तो आप चुनाव से पहले कैसे इतने कॉन्फिडेंट हो जाते? क्योंकि वेस्ट बंगाल में आप कॉन्फिडेंट थे पर चुनाव का नतीजा वैसा नहीं आया जैसा आपने सोचा था। मैं समझता हूं वेस्ट बंगाल में जो चुनाव का परिणाम आया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। किसने कभी कल्पना की थी भाजपा इसके 2 या 3 एमएलए हैं, वो 75-77 एमएलए जीत के ले आएगी, 18 एमपी जीत के ले आएगी वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में परिस्थितियां एकदम अलग है। हाँ, आखिरी के जो 3 चरण थे तब हम चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाए थे। चुनाव में कोविड की वेव बढ़ने के कारण एक प्रकार से लगभग प्रचार बंद हो गया था और जरूर हमारी अपेक्षा से कम सीटें आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। योगी जी ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था, उद्योग को उस प्रदेश में अट्रैक्ट किया है, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में एक ईमानदार व्यवस्था दिखाई है, करके दिखाई है, जिस प्रकार से आज तेज गति से वहाँ पे से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जिस प्रकार से वहाँ पे शिक्षा प्रणाली में सुधार हो रहा है, मैं अनगिनत बातें बता सकता हूँ। बिना भेदभाव के लोगों को बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली जो सपना रहता था उत्तर प्रदेश का आज मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यादव के गांव में बिजली मिलेगी बाकी किसी को नहीं मिलेगी, अब सभी को मिलती है, यादवों को भी मिलेगी और बाकी प्रदेश को भी मिलेगी। तो अखिलेश यादव जी तो अभी तक अपने पुराने कारनामों को ही जवाब नहीं दे पाए हैं, तो क्या जनता उन पर विश्वास करेगी? पीयूष जी, आखिरी में सवाल ये पूछूंगी, देश के सामने अब भी चुनौती है और चुनौती है बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की। इस वक्त जो हम देख रहे हैं उम्मीद की किरणें अर्थव्यवस्था में, वी आर सीइंग some rays of hope coming out of the economy, but how are we going to address the unemployment problem? आपने देखा होगा गत कुछ दिनों में कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे हम समझते हैं कि बड़े पैमाने पे उद्योग जगत में भी उछाल आएगा, हमारा सर्विसेज सेक्टर में भी उछाल आएगा। पीएलआई स्कीम्स हैं, जैसे उदाहरण के लिए 2 लाख करोड़ की पीएलआई स्कीम्स। अब ये 2 लाख करोड़ का जब हमने अनुमान निकाला और मेरे विभाग ने उसकी मॉडलिंग करी तो हमारा मानना है कि $500 बिलियन का हर वर्ष, यानी हम बात कर रहे हैं 35 लाख करोड़ का उत्पादन बढ़ा सकती है। और आप कल्पना करिए 35 लाख करोड़ का उत्पादन में लगभग 1/3 तो लेबर कॉस्ट होता है। तो इस प्रकार से एक एक चीज पे बड़े सोचे समझे नीति के हिसाब से स्टार्टअप दुनिया को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे जॉब सीकर्स बिकम जॉब क्रिएटर्स। किस प्रकार से विश्व में आज वर्क फ्रॉम होम शुरू होने के कारण हमारे नौजवान पढ़े लिखे टैलेंटेड स्किल्ड मैन पावर का विश्व में डिमांड बढ़ सकता है, उसके लिए हम मौके कर रहे हैं। आखिर हम ये यूएई के साथ एफटीए, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ईयू के साथ, यूके के साथ, ये सब जो मेहनत कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय परिणाम कब तक आएंगे? परिणाम तो लगातार आते जा रहे हैं। आज के दिन भी आज आपने पेपर में पढ़ा होगा 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर का वादा था।
नहीं, ये आप मेरा मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिए, आपको जो डॉक्यूमेंट देखना है देख लीजिए। ये पता नहीं कहाँ से आप लोगों ने ये पकड़ा है, मैंने तो मैनिफेस्टो मैंने बनाते नहीं हैं भी पकड़ा, involved राहुल गांधी रोज याद दिलाते हैं। अब अंग्रेजी में लिखा हुआ मैनिफेस्टो है, हिंदी में मैनिफेस्टो है, और कोई भाषा में हमने बनाया नहीं है। अगर अंग्रेजी हिंदी में उनको कोई दिक्कत हो तो फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ ट्रांसलेट करने को, लेकिन वास्तविकता है कि हमारे मैनिफेस्टो 2014 का खोल लीजिए, 19 का खोल लीजिए, हम वही वादा करते हैं जो हमें लगता है कि कार्यान्वयन करने में समय सीमा के हिसाब से हम कर पाएंगे। और राम मंदिर का वादा किया, कोर्ट ने निर्णय लिया हमारे पक्ष में, जो सही निर्णय था, जो हम सालों साल से कह रहे थे। आर्टिकल 370 और 35 से जो एक प्रकार से कश्मीर को पीछे धकेल रही थी और 70 साल से प्रगति नहीं होने दे रही थी, उसको खारिज किया। देखिए क्या आज कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिस्ट कितने बड़े पैमाने पे जा रहे हैं, अब उद्योग जगत जा रहे हैं, यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यूएई की सरकार कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाह रही है। नाविका जी, इससे ज्यादा अच्छा संकेत भारत के भविष्य के लिए क्या हो सकता? पीयूष जी, बस जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि आपका किसी भी ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर या लीडर से बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। ममता बनर्जी से प्रॉब्लम है, अखिलेश यादव से प्रॉब्लम है, केसीआर से प्रॉब्लम है, केरला के मुख्यमंत्री पिनरी विजयन से प्रॉब्लम है, अशोक गहलोत से। क्या इस देश में कभी सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम नहीं कर सकते? नहीं, पर आपको कुछ गलत फहमी है। हमें किसी भी मुख्यमंत्री से परेशानी नहीं है। राहुल गांधी से उनके कुछ कारनामों से परेशानी हो सकती है, पर चाहे वो गहलोत जी हो, चाहे वो बाघेल जी हो, चाहे आप केसीआर हो। केसीआर तो अभी अभी मेरे घर होके गए हैं 4 दिन पहले। ममता जी, अमित शाह जी को मिलके गए, शायद पीएम साहब को भी मिले। ममता जी भी, मेरे को नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के रूप में हमें कोई परेशानी। हाँ, अगर वो गलत काम करे तो सर जरूर हम उसका विरोध करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। और राहुल गांधी के लिए कोई खास? वो तो अभी तक शायद मंत्री भी नहीं बने, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात रही ना। लेकिन पार्टी के लीडर हैं। क्या है पार्टी में? वो भी एक G23 सवाल पूछ रहे कि अध्यक्ष कौन है। तो कुछ बहुत सारी कंफ्यूजन है। आप थोड़ी वो कॉबवेब्स क्लियर कर दो तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। आपका अंदाज वही पुराना, और सवालों का जवाब। आप बड़ी अच्छी तरह से बैटिंग करते हैं। आईपीएल का दौर है, T20 भी आने वाला है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग पर मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर डूइंग दिस वेरी स्पेशल फ्रैंकली स्पीकिंग इन दुबई टुनाइट। थैंक यू, नमस्ते।